ब्रेकिंग बैड न्यूज़ वाला एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती है फॉर अ फीमेल, बिकॉज शी कैन देन रिलेट इट टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ। उसका घर, उसका काम, उसके बच्चे। एक मरीज जब हमारे पास आता है तो हम उसे कब कहेंगे कि ही नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट और ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर अरूज है और आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने के लिए डॉक्टर नौशीन मौजूद हैं, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं और फ़िलहाल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर नौशीन, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने लगे हैं इसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम बात की जाती है, और कि कितनी ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को एक साइकियाट्रिस्ट की और एक काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें गाइड करेंगे कि जब एक पेशेंट डायग्नोज होता है ब्रेस्ट कैंसर से तो उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर होती है कि इसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाए और उसका क्या रद्द अमल है, मतलब क्या वो आपको जो है ना प्रेजेंट करता है सिम्टम्स के साथ, या वो कैसे फील करते हैं। आपके पास पेशेंट्स आते हैं, काइंडली थोड़ा सा उस पर गाइड करें कि क्या फीलिंग्स होती हैं उनकी इन जनरल एंड व्हाट डू दे गो थ्रू। जी बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्रेस्ट कैंसर एक कैंसर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा वर्ड है, और जनरल लेमैन टर्मिनोलॉजी में कैंसर एंड डेथ कम्स टुगेदर। और कैंसर के साथ लोगों को यही होता है कि बस अब मेरी थोड़ी ज़िंदगी रह गई है, इसके बाद अब कुछ नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस देयर, क्योंकि ज़ाहिर है कैंसर की जब बात की जाए तो एक तो ट्रीटमेंट टाइम पे होना, दूसरा ट्रीटमेंट अफोर्डेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें आई थिंक इंसान के दिमाग में होती हैं जब ये डायग्नोसिस आप ब्रेक करते हैं। किसी भी खातून के लिए आई थिंक इट्स अ मेजर फैक्टर, एंड फॉर अ वुमेन यू देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर फैमिली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो आई थिंक बहुत बड़ा मेजर एक ब्रेकिंग बैड न्यूज़ वाला एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती है फॉर अ फीमेल, बिकॉज शी कैन देन रिलेट इट टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ। उसका घर, उसका काम, उसके बच्चे, उसकी ज़िंदगी, आगे क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई थिंक एक जनरल सैडनेस और हेल्पलेसनेस और होपलेस फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में आती हैं जब भी इस न्यूज़ को ब्रेक किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम देखते हैं कि एकदम से उनको लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ वर्ल्ड, और ना कोई इलाज दिमाग में आता है, ना कोई सर्वाइवल दिमाग में आता है, और वो तमाम स्टोरीज जो इर्द गिर्द आपकी रिवॉल्व कर रही होती हैं आप उनको रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो काइंडली गाइड करें कि वो जो एक एंग्जाइटी का पीरियड, जैसे एक बैड न्यूज़ ब्रेक होती है, उससे कैसे केटर किया जाए, क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं, समथिंग आप गाइड करना चाहें पेशेंट्स को जैसे ही उनको ये खबर मिलती है? बिल्कुल, आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्रोफेशनल्स का और फैमिली का है कि आप ये न्यूज़ ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये न्यूज़ किस स्टेज पे ब्रेक करते हैं और कैसे ब्रेक करते हैं, कितना होप उस वक्त दिलाते हैं इन ऑर्डर टू हेल्प देम मूव ऑन। उनको स्टेजिंग बताते हैं उनके कैंसर की, उनको फिर बताते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, क्या पॉसिबल हो सकता है। आई थिंक वहाँ से फर्स्ट स्टेप आपका जो क्रूशल स्टेप है कि वो न्यूज़ ब्रेक कैसे की जाती है। बिल्कुल, और साथ आपके उस वक्त फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए कि आप अकेले पेशेंट को बिठा के वो न्यूज़ ब्रेक ना करें। फैमिली का बहुत रोल है। फैमिली को आपने अगर पहले से बताई हुई है न्यूज़ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि फैमिली जो है उस वक्त उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी को ऐड ऑन कर सके। और कैंसर पेशेंट्स के लिए या ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस होती है कि उसको, आई नो इट्स वेरी, बहुत मुश्किल होता है कि आपको इतनी बड़ी न्यूज़ दी जाए और आप उसको कहें कि जी इसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट कर लें और मूव ऑन करें। ये बड़े कॉमन वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, मूव ऑन, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन उस वक्त उस इंसान को इन सब चीज़ों में से कुछ भी बेहतर नज़र नहीं आ रहा होता। तो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूज़ and then mentioning all the treatment modalities and giving them hope side by side कि क्या चीज़ें उसको बेहतर कर सकती हैं। और पेशेंट्स के लिए यही गाइड है कि उसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिया जाए, गिव अप नहीं करना, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है अगर उसको टाइमली पिकअप कर लिया जाए। तो इस वजह से आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि उसको आखिरी हद तक उससे लड़ा जाए, और यही होप है कि हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसका सर्वाइवल अच्छा है।
सर्वाइवर्स के साथ उनकी सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करा दिए जा सकते हैं, जो कि उसके साथ बहुत ज़्यादा फिर बेहतर हो जाती है, बेहतर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक, अच्छा मुझे बताएं कि अगर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों ने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने एक सपोर्ट ग्रुप भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए क्रिएट किया है, जिसमें बेशक हमारे ये साइकियाट्रिस्ट एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा बताएं कि हमारे पास अब ऐसे पेशेंट्स भी आए जिन्होंने अपनी स्टोरीज़ बयान करते हुए बताया कि जब हमें खबर मिली तो हमने अपनी अब्बू से, अपनी अम्मी से, इन लोगों से ये खबर छुपाई। अगर वो मैरिड थे तो उन्होंने कहा कि जी हमने अपने सिर्फ हस्बैंड को बता दिया, हमने अपनी बहनों को नहीं बताया। तो ये तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है कि क्योंकि उनको ये खौफ था कि जो उनकी फैमिली या सराउंडिंग में है वो उन पर एक नेगेटिव इंप्रेशन शायद डल जाएगा, हम खुद तो बर्दाश्त कर लेंगे, हम उनको कैसे संभालेंगे। तो फ्रेंड्स और फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है? आई थिंक फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है अरूज। आई थिंक बिकॉज फ्रेंड्स एंड फैमिली जहाँ हम पॉजिटिव रोल की अभी बात करेंगे जो प्ले कर सकते हैं, वहाँ कभी ना कभी हम नेगेटिव रोल भी प्ले कर देते हैं, क्योंकि हम अगर उनको कोई भी होपलेस सा रिमार्क पास कर देंगे या थोड़ी सी उनके साथ सिंपथी करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, एक ये सेंटेंस ही काफ़ी होता है फॉर दैट पेशेंट। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स कि रादर देन कि उनको होपलेस या हेल्पलेस करने के आप उनकी सपोर्ट को बढ़ाएं, आप उनमें ज़्यादा पॉजिटिविटी पैदा करें, आप उनको उम्मीद दिलाएं कि ये चीज़ ठीक हो सकती है, वी आर देयर फॉर यू, और कल को जो भी होगा वी आर स्टैंडिंग देयर फॉर यू। तो आई थिंक ये छुपाने वाली जो बात है इसमें कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एंड फैमिली का नेगेटिव रोल होता है, इसी वजह से पेशेंट्स छुपा जाते हैं। और जाहिर है दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं और सुनते आए हैं कि जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप किसी से इस बारे में बात करेंगे, उतना आप बेहतर महसूस करेंगे, बजाय कि आप अपनी सारी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रख के और अपनी जंग खुद ही लड़ते रहें। लेकिन उन लोगों से छुपाया जा सकता है जो आपको लगता है कि इस न्यूज़ को टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने ऐसे भी देखते हैं, कहते हैं जी वो बहुत हम उनको बहुत अजीज़ हैं, तो वो ये न्यूज़ टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आई थिंक कुछ अगर कोई फीमेल है, यंग फीमेल है और उसकी मदर बहुत एल्डरली हैं और वो नहीं उसको लगता कि वो ये न्यूज़ बर्दाश्त कर पाएंगी, तो आई थिंक उसमें इट्स इन अ गुड जेस्चर आप छुपा सकते हैं, बिल्कुल छुपा सकते हैं। लेकिन यह है कि फिर भी आप उनसे वैसे बात कर सकते हैं, बैठ के उनके साथ अपनी फीलिंग्स को बगैर कैंसर का वर्ड मेंशन किए शेयर कर सकते हैं। पॉजिटिव आउटलुक कैसे मेंटेन किया जा सकता है? I think बड़ा important है पॉजिटिव आउटलुक, नॉट जस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स या एनी कैंसर पेशेंट्स और इवन जनरल ह्यूमन बींग्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा जाए, डिटैच करें प्रॉब्लम को। हमारा प्रॉब्लम एज अ ह्यूमन नेचर, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम प्रॉब्लम को खुद हम समझते हैं हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम है, आई एम द प्रॉब्लम। नो, व्हेन यू स्टार्ट सेइंग आई एम द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम फिर अलग नहीं होती आपसे। यू हैव टू पिक अप द प्रॉब्लम एंड डिटैच इट फ्रॉम योरसेल्फ। जब आप प्रॉब्लम को एक डिस्टेंस से देखते हैं तो आपको फिर सोल्यूशन फाइंडिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर नज़र आती हैं। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, चाहे वो कोई भी मसला है ज़िंदगी का। शेयरिंग, बात करना, आप साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट से बात कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात कर सकते हैं। यू नो, शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, that helps in a positive approach. बाकी आपकी जनरल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, यू नो, engaging yourself in a hobby, adopt something that you never, you know, जो आप कभी जो आपने कभी पहले नहीं किया, do something new every day, you know, make some rituals, exercise करें, healthy diet करें, क्योंकि because these are some of the things जो कि आपको कभी भी रोक लेंगी नहीं। कोई भी आपको oncologist नहीं कहेगा कि अभी आपने ये कुछ नहीं करना, you know। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप कितना देखते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर कि जब एक पेशेंट डायग्नोज होता है कैंसर के साथ, क्योंकि हमें जिन जर्नल पता है कि पाकिस्तान में साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन लेना आफ्टर गेटिंग डायग्नोज्ड विद ऐसी किसी बीमारी के साथ बहुत कम होता है। जब तक कि उनको कोई साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक बीमारी ना हो तो मेंटल वेलबींग पे इतना फोकस नहीं किया जाता। तो क्या पेशेंट्स आते हैं वाकई आपके पास, और क्या खुद ही आते हैं कि उनके रिलेटिव्स उनको लेके आते हैं, क्या कोई फोकस है? आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास आते हैं इन शिफा इंटरनेशनल, वो ज़्यादातर ऑन्कोलॉजिस्ट की एडवाइस पे आते हैं, क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट को अंदाज़ा हो जाता है कि दिस पर्सन इज़ नाउ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड और इनका मेंटल वेलबींग जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, और वो उनको गाइड करते हैं कि आप जाएं और एक दफ़ा दिखा लें। और उसमें भी ये है कि लोग फ़ौरन नहीं आते, लोग कुछ दे टेक अ फ्यू मंथ्स, मतलब फ़ोन आता है ऑन्कोलॉजिस्ट का कि जी हमने आपके पास ये पेशेंट भेजा है, आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है अपने डायग्नोसिस को लेके, अपनी ट्रीटमेंट को लेके। दे नेवर टर्न अप, महीने 2 महीने गुजर जाते हैं एंड देन दे टर्न अप। फिर एक पॉपुलेशन हमारे पास वो आती है जो कीमोथेरेपी करा के और कैंसर सर्वाइवर्स
जो हैं हमारे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स वो आते हैं, और फिर उनमें ज़ाहिर है फिर और तरह के इश्यूज़ हैं जिनको वो फेस कर रहे होते हैं। तो आती है पॉपुलेशन लेकिन कम है, लेकिन कम आती है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, आपने एक बात की एंग्जाइटी हो रही है वाइल अ पेशेंट इज सफरिंग थ्रू कैंसर, तो एक हमारे पास जो लॉट है जो पेशेंट सफ़र कर रहा है, कीमोथेरेपी से गो थ्रू कर रहा है, इस एंग्जाइटी को एक जनरल मैसेज या समथिंग अ गाइडेंस यू कैन गिव कि जो ऑन गोइंग मरीज हैं या फिर वो जो कि सुन रहे हैं, कैसे मैनेज किया जा सकता है? आई थिंक एंग्जाइटी एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमिना है। वी ऑल सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी, हमें कहीं ना कहीं माइल्ड एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होती है। हर एक का अपना अपना एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है। आई थिंक हमारे कोपिंग मैकेनिज़म्स बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सच एन एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर ट्रीटमेंट बिफोर हैंड। हमारा थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट हमारी पॉपुलेशन का ये है कि पेशेंट को नहीं बताना। सही। सबको पता होता है और पेशेंट को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको कीमोथेरेपी लग रही है, कीमोथेरेपी के क्या असरात होंगे, उसके बाल गिर जाएंगे, उसकी बॉडी पे और क्या असरात होंगे, आपको सब कुछ पेशेंट को बताना है। यू नो, मेंटली प्रिपेयरिंग समबडी कैन हेल्प क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। जितना आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, जितना आप उसको ईजिली एक्सेप्ट कर पाएंगे। और फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल द कीमोथेरेपी प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, और उसमें आपका अपना कोई साथ हो जो आपको कांस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो, तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही। अच्छा, हम पेशेंट्स की बात तो करते ही हैं कि वो जब एक मरीज़ है वो गो थ्रू कर रहा है इस बीमारी के साथ साथ उसको सपोर्ट मिलती है फ्रेंड्स की, फैमिली की, लेकिन इस पे बहुत कम टच किया जाता है कि जो अक्सर औक़ात पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अभी तक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रिक्वायर कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई गाइडेंस? बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारा ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आती है जो 2-3 साल के बाद, after they have been diagnosed, treated, felt okay, and now after 2 to 3 years they are suffering from anxiety and depression. So I think cancer does leave a mark. Whether you've been treated, whether you've not been treated, it does leave a mark. तो I think important factor उसमें ये है कि early signs को detect किया जाए। Family and friends का बड़ा important role है, आपका अपना बड़ा important role है। When जब आप as a survivor walk out करते हैं hospital से, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसे signs हैं जिनको मैं look out कर सकती हूँ in order to see a psychiatrist। क्या मेरा लो मूड 2-3 दिन के लिए रहता है, क्या मैं पिछले 15 दिन से लो मूड में हूँ, क्या मुझे गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो गया है, क्या मैं ज़्यादा इरिटेबल हो गई हूँ, क्या मैंने जो बाहर हॉबीज़ में करती थी वो मैंने करनी छोड़ दी हैं, हैव आई स्टॉप्ड मीटिंग पीपल, हैव आई स्टॉप्ड माई इंटरेस्ट इन ऑल दी एक्टिविटीज़, क्या मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप वैसा ही है या ख़राब हो गया है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्ली डिटेक्शन of signs of psychological and psychiatric disorders so that they can seek early help. They can seek early help. Okay. अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस पे थोड़ा हम एम्फोसिस डालना चाहूँगी मैं। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, ये दो अलग प्रोफेशंस हैं, इनको दो अलग डॉक्टर्स डील करते हैं और इनके अंदर जो बीमारियाँ जिस तरह से इनको केटर किया जाता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। एक मरीज जब हमारे पास आता है तो हम उसे कब कहेंगे कि ही नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट और ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट? अच्छा, देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है आपका, और ये वी फेस दिस ऑन एवरीडे बेसिस। ऑल पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड, if they have a mental health issue, they need to consult a psychiatrist. Okay. Because a psychiatrist can diagnose, assess, Okay. and give recommendations. And it's the psychiatrist's job then to send the patient to the psychologist. तो हमारे क्योंकि unfortunately country में system हेल्थ केयर का इस तरह है कि आप किसी से जब मर्जी आपका दिल करे आप अपॉइंटमेंट ले लें। नोबडी विल आस्क यू, नोबडी विल लेट यू नो कि जी इसकी अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल सकती, आप प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट को दिखा लें। तो बट द प्रॉपर थिंग इज़ कि इसकी गाइडेंस होनी चाहिए कि जो रूट है आपका वो वाया साइकाइट्री आता है वर्ल्ड वाइड, हमेशा बाहर सब वेस्ट में ऐसे ही है। साइकाइट्रिस्ट पहले आइडेंटिफाई करता है कि क्या डिसऑर्डर है, इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, इसमें कौन सी थेरेपी की ज़रूरत होगी, और फिर वो उसको डेजिग्नेटेड साइकोलॉजिस्ट के पास, जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट है उस स्पेसिफिक थेरेपी के लिए उसके पास भेजेगा। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमेशा साइकाइट्रिस्ट के पास कंसल्ट करें एंड दे विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। थोड़ा सा हमारी कंट्री में आई थिंक जो डायलेमा है लोगों का कि साइकाइट्रिस्ट सिर्फ दवाइयाँ देते हैं और साइकोलॉजिस्ट सिर्फ थेरेपी करते हैं। आई थिंक इट्स द रॉन्ग वे अराउंड। साइकोलॉजिस्ट यस सिर्फ थेरेपी करते हैं और दवाई नहीं दे सकते। साइकाइट्रिस्ट दवाई भी देते हैं और जहाँ उनको ज़रूरत पड़े, और थेरेपी भी करते हैं। थेरेपी भी करते हैं।
एक और चीज़ आई थिंक कि आपके एंड से जब हमें सुनने को मिलेगी तो ज़्यादा उसका एम्फेसिस होगा कि जो मेंटल वेलबींग है ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसको हमने बहुत बना दी कि इंसान, एक बहुत ही रॉन्ग वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है कि भाई मैं पागल नहीं हूँ जो मैं एक डॉक्टर के पास जाऊँ। और हम आम से आम अच्छे से अच्छा जो एक पढ़ा लिखा फ़र्द भी देखते हैं तो उसको ये बताते हुए भी लोगों को कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, या फिर ये कि अगर आपको कोई कह दे कि ज़रूरत है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है ये किसी को जो है ना बताना भी और ख़ुद से भी इस चीज़ को लिए अप्रोच करना। हाउ डू यू थिंक दिस कैन बी, इस गैप को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आई थिंक बड़ा स्टिग्मा है साइकाइट्री का, और ओवर द ईयर्स बेहतर हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। आई थिंक लोग अब आते हैं रिमोट एरिया से भी, लोग अपनी फीमेल्स को और बच्चों को लेके आते हैं। पहले जनरल कॉन्सेप्ट था कि बच्चों में कोई साइकाइट्रिक इश्यूज नहीं हो सकते, सो साइकाइट्री वाज अ बिग नो फॉर किड्स। अब ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि काम अभी भी होना बाकी है। जब भी कुछ लोग लेके आते हैं पेशेंट की मर्ज़ी के बगैर पेशेंट को, तो पेशेंट का ये ख्याल होता है कि आप मुझे इसलिए लेके आए हैं कि मैं पागल हूँ। तो ये इसकी जनरल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, इसीलिए हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार्स करते हैं, मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं, जनरल टीवी पे टॉक्स करते हैं, ताकि लोगों को ये बात अवेयर हो, लोग इस बात से अवेयर हों कि ये सिर्फ आप साइकाइट्रिस्ट के पास इसलिए नहीं आते कि आप पागल हैं या आपको कोई आप साइकोटिक हैं, आप जनरल अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए आते हैं, नॉर्मल फील करने के लिए दोबारा से। एग्जैक्टली। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिसऑर्डर है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं एंगर इरिटेबिलिटी के साथ, हम उनको कोई डायग्नोसिस नहीं देते। ऑल आई पुट ऑन द शीट इज़ कि इनको बिहेवियरल इश्यूज हैं और उसको हमें रिजॉल्व करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई डायग्नोसिस होगा तो ही आप आएंगे, या जब चीज़ें आपके हद से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी तभी आप आएंगे। यू कैन कम, यू कैन टॉक, यू कैन वेंट आउट, यू कैन आस्क फॉर ओपिनियन, यू कैन कम फॉर काउंसलिंग, यू कैन कम फॉर थेरेपी। आप सिर्फ अपनी कोई बात शेयर करने आ गए हैं जो आप किसी और से नहीं कर सकते, आप एक ओपिनियन लेने आ गए हैं किसी स्ट्रेंजर से, किसी थर्ड पर्सन से, जो आप किसी घर वाले से नहीं ले सकते फॉर सम रीज़न। ठीक है, सपोर्ट ग्रुप का आपको लगता है कितना रोल है? आई थिंक बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक इट्स अ मेजर फैक्टर जो हम मिस आउट करते हैं इन पाकिस्तान, के सपोर्ट ग्रुप्स कम हैं। और मेरा ख्याल है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के और सर्वाइवर्स के सपोर्ट ग्रुप्स और होने चाहिए, और हमें उसी वक्त जब आप उनको डायग्नोसिस देते हैं उसी वक्त आपको उनको सपोर्ट ग्रुप को रेफ़र कर देना चाहिए, बजाय कि आप वेट करें कि कब वो एंग्जाइटी डिप्रेशन डेवलप करेंगे तब हम उनको सपोर्ट ग्रुप के पास भेजेंगे। अच्छा डॉक्टर नशीन, इसके साथ होता ये है कि जब पेशेंट्स कैंसर से सर्वाइव कर जाते हैं तो उन्हें ये बहुत एक खौफ, एक डर होता है अंदर अंदर दिल के कि ये कैंसर दोबारा रिलैप्स कर जाएगा। इस चीज़ को कैसे कैटर किया जा सकता है? बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट ब्लेम देम। ठीक है, रिकरेंस रेट है भी और रीअश्योरेंस आप जितनी मर्जी प्रोवाइड कर दें, लेकिन एक वो वहम और एक खौफ रहता है पेशेंट्स के। तो आई थिंक रिपीटेड टेस्टिंग और रिपीटेड जो उनके मेमोग्राफीज़ हैं, जो भी उनको ऑन्कोलॉजिस्ट एडवाइस करता है कि आपने कितना रिपीटेड आना है, कितना इसको फॉलो अप करना है। आई थिंक फॉलो अप इज़ द की हेयर, क्योंकि बहुत सारा हमारे मुल्क में जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, एक जनरल रेगुलर फॉलो अप हम नहीं कराते। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस यही रहा है इन साइकाइट्री भी, कि जो लोग रेगुलर फॉलो अप के लिए आते हैं पर अपने बिल्कुल डायरी की डॉट पे 2 महीने के बाद आप ये क्लिनिक में बैठे होते हैं, उनका रिकवरी रेट डेफिनेटली ज़्यादा होता है और वो जल्दी दवाइयों से उतर भी आते हैं और जल्दी वापस ज़िंदगी में चले जाते हैं। तो आई थिंक फॉलो अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मेरे हम लोग जब सपोर्ट ग्रुप एक्टिविटी प्लान कर रहे थे शिफा में, तो एक पेशेंट की मुझे कॉल आई एंड वो बहुत सेंसिटिव थी, जबकि उनको काफ़ी साल हो चुके हैं रिकवर करके, और वो खुद अवेयरनेस सेशंस देती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कैंसर मेरे साथ मेरा अपना आप भी लेके चला गया है। तो इट रियली मुझे भी उसने काफ़ी ज़्यादा दुखी कर दिया कि हम इस चीज़ को क्यों कैटर नहीं करते। हमारे लिए एक मरीज़ बीमारी से गुजरा, बात वहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन आज तक वो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं और उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है एक डॉक्टर्स के पास जाना और अपनी जो है ना इन चीज़ों को डिस्कस करना। आपने सपोर्ट ग्रुप एक्टिविटी की जब हमने बात की तो मुझे बताएं कि इन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अक्सर औक़ात मरीज़ अपनी औरतें ज़्यादातर अपने घर की एक्टिविटीज़ में इतनी इन्वॉल्व हैं कि वो इसको बिल्कुल नेगलेक्ट करती हैं। वो कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं है बात करने का इन चीज़ों के ऊपर, कि एक फ़र्द जो एक बीमारी से गुजरा है वो दूसरे फ़र्द से जो उसी बीमारी से गुजरा है उससे बात करना कितना उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है? आई थिंक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें जब आप अपनी पॉजिटिव स्टोरी शेयर करते हैं किसी के साथ, उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, वो भी आप शेयर करते हैं। तो आई थिंक जो इंसान अभी उस जर्नी से गुजरा नहीं है उसको अभी सिर्फ इतना पता चला है कि मेरा डायग्नोसिस हो गया है और अब आगे क्या होना है। आई थिंक व्हाट टू एक्सपेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए पेशेंट को सब पता होना चाहिए, और जो वो डॉक्टर तो बताता ही उसको है, लेकिन जो वो एक अपने सिमिलर तरह के बंदे से उस तरह से
पूछ सकता है चीज़ें, वो क्वेश्चंस कर सकता है अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, अबाउट फ्यूचर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा अपने मियाँ के साथ फिर ताल्लुक़ कैसा रहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हें उसी तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, कैन यू स्टिल अटेंड सोशल गैदरिंग्स एंड वेडिंग्स. ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो हम डॉक्टर्स से पूछते हुए हेजिटेट करते हैं. आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इन अ सपोर्ट ग्रुप के. लोग फ्रीली एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और बहुत सारे कॉमन, जिसको हम सिली क्वेश्चंस कहते हैं, वो पूछ सकते हैं. ऑल्दो दे आर नॉट सिली, लेकिन उस पेशेंट को यही लग रहा होता है कि ये क्वेश्चन मैं डॉक्टर से नहीं पूछ सकता, डॉक्टर्स क्या कहेंगे. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सपोर्ट ग्रुप्स हों, इनकी एग्जिस्टेंस हो और पेशेंट्स को परसुएड किया जाए कि इन पे आएँ. ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखेंगे. आपकी फ़िज़िकल हेल्थ तो कैंसर की ठीक हो रही है तो ऑन्कोलॉजिस्ट उसका ख्याल रख रहे हैं, उसका आपकी सारी ट्रीटमेंट चल रही है, कीमो भी हो रही है, ऑपरेशन भी हो गया है, आगे रेडियो कीमो जो कुछ भी होना है वो हो रहा है. लेकिन क्या आपकी मेंटल हेल्थ का कोई ख्याल रख रहा है? और वो ये सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ. और इसी के साथ साथ डॉक्टर श्री बताएगा कि मेंटल वेलबींग का ट्रीटमेंट के साथ कितना इम्पैक्ट है? बहुत अच्छा इम्पैक्ट है. आई थिंक अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव होगी, अगर आपकी विल पावर होगी कि आप ठीक होना चाहते हैं और आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि येस आई विल फाइट दिस, आई विल गेट ओवर इट, आई विल हेल्प द अदर्स सफरिंग थ्रू दिस, तो डेफिनेटली हमने देखा है मेडिकल रिसर्च में दैट दोज पेशेंट्स डू रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट बेटर एज वेल. ठीक. अच्छा, ये एक थोड़ा सा एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, लेकिन रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स के साथ किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं उसको, कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा या रिलीजन हमें, आप लोग उनको रिकमेंड करते हैं समथिंग रिलेटेड विद द रिलीजन, दीन, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग, सम पीपल आर नेचुरली वेरी रिलीजियस. ज़ाहिर है हमारी वी ऑल कम फ्रॉम द सेम रिलीजन, लेकिन कुछ लोगों का रिलीजन की तरफ रुझान ज़्यादा होता है, कुछ का एक मीडियोकर लेवल तक होता है, कुछ का बिल्कुल नहीं होता. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको मेंशन ज़रूर करें. एज अ साइकाइट्रिस्ट आई थिंक आई कैन ओनली मेंशन इट बट आई कैन नॉट एडवोकेट टू बी अ रिलीजियस स्कॉलर. तो मैं ज़रूर पेशेंट्स को गाइड ज़रूर करती हूँ कि जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है, जिस चीज़ से आपको तस्कीन मिलती है. लोग कहते हैं नमाज़ पढ़ने से मिलती है, कुरान पढ़ने से मिलती है, तिलावत सुनने से मिलती है, रिलीजियस गैदरिंग्स में जाने से मिलती है. तो इसलिए सपोर्ट ग्रुप्स वो भी हैं, रिलीजियस सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं आपके. आई थिंक वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप उनको ज्वाइन करें, बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह तो डेफिनेटली उसमें सुकून ज़्यादा है, सुकून ज़्यादा आता है. अच्छा, कोई ऐसी स्ट्रेस रिलीव करने वाली एक्सरसाइजेज हैं कोई डिप्रेशन से, समथिंग लाइक दैट? मेडिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा, दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. बाकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम लोगों को एडवाइस करते हैं जिनको एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं. इवन हॉस्पिटल में एंटर होने से पहले ही उनको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि मुझे अब ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है, मुझे अब पहुंचना है, पता नहीं आज वो मुझे क्या बताएंगे, अब मेरी 4 कीमो हो गई हैं, पता नहीं और कितनी होनी है. देयर आर लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स हियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो बहुत एप्रीहेंसिव किस्म की फीलिंग्स होती हैं पेशेंट्स की. आई थिंक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत बेहतरीन काम करती हैं. माइंडफुलनेस in the morning before going to the appointment. There are numerous YouTube videos हैं mindfulness पे जो आप कर सकते हैं. और इवन हम सबको करना चाहिए. सुबह के 5 मिनट निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. just before leaving for work, if you have that mindfulness video played for 5 minutes, it can shape up your day in a very nice way. Okay. सो आई थिंक कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसके अंदर, कि कितना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करना, एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेके चलना, कुछ एक्सरसाइजेस पे हमने फोकस करने की बात की. सिमिलरली जितना ज़्यादा इस बारे में बात की जाएगी, रिलेटिव्स को इन्वॉल्व किया जाएगा या एनीवन दैट यू ट्रस्ट उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, उतना बेटर होगा. डॉक्टर नौशीन, इसके साथ साथ हमें गाइड करें, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले कर सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए? आई थिंक वर्क प्लेस का बड़ा रोल है. जब आप एक पेशेंट यहाँ से जाता है और उसका डायग्नोसिस होता है, देन रिटर्न टू वर्क उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई है, उसमें सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो रही है. हाउ विल आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 30 पीपल एंड गिव आउट अ प्रेजेंटेशन. लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझसे पूछेंगे आके. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वर्क प्लेस. एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कोलीग्स को जिनका कोई ऐसा है ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर उनके ग्रुप में, उनके जॉब पे, खुद से ना पूछें जाके. डू नॉट आस्क. ठीक है, डू आस्क कि आप कैसे हैं, हाउ वाज द जर्नी, इज एवरीथिंग ओके, लेकिन बहुत
पर्सनल और बहुत प्रोवोकिंग क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि जब तक एक इंसान खुद रेडी नहीं है अपनी चीज़ें वर्क कलीग्स के साथ शेयर करना, तो अगर आप उसको करेंगे तो नेचुरली आप उनको ज़्यादा कॉन्शियस कर देंगे और वो फिर उनका अगले दिन काम पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग ज़्यादातर बहुत इन्वॉल्व होते हैं लोगों की जाके ज़िंदगी हम में इसलिए सवाल इन्वॉल्व, करने हाँ पे। बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं ताकि हम कहें जी हाँ बहुत आप Caring केयरिंग है, हैं, फर्क लेकिन पड़ रहा है। समटाइम्स वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है लोगों के लिए एंड पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि आप मेरी पर्सनल बाउंड्रीज को इन्वेड कर रहे हैं। तो आई थिंक एक हद तक केयरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बड़ा अच्छा वार्म वेलकम करें और पॉजिटिव अप्रोच रखें, उनको पॉजिटिविटी उनमें इंस्टिल भी करें, लेकिन एक पर्सनल बाउंड्री जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए। चलें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन जिनकी वजह से हम डिस्कस कर सके एंड आई होप कि दिस ऑल इज़ हेल्पफुल। एट द एंड डॉक्टर नौशीन, आप कुछ पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स जो पेशेंट्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के स्पेसिफिकली, कोई मैसेज उनके लिए आप देना चाहें? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो लुक आफ्टर योर सेल्फ, Okay. नॉट जस्ट फिजिकली बट फ्रॉम मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, healthy diet, adopt a hobby, book reading, gardening, keeping a pet, speaking to family, checking on, make sure you check on one friend every day. एक text message किसी एक friend को रोज का, do something new every day. Okay. Have some rituals in your life. Throw a party every 2 or 3 months. Invite all your relatives or go and visit your relatives. I think stay connected, stay well and stay happy. Thank you so much Dr. Nausheen, और इसके साथ we will end our session for today. We will see you in the next video. Thank you so much.